मेरा नाम रानी है। मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुई थी। मेरे माता पिता लोगों के खेतों में काम करके दो वक्त का खाना जुटाते थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। घर के हालात ठीक न होने की वजह से मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करवा सके। जैसे तैसे हमारे दिन निकल रहे थे। मेरी उम्र 10 साल की थी। मैं अपने माता पिता को ऐसे खेतों में दिन रात मेहनत करते देखती तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। इसी वजह से मैं भी उनके साथ काम करने चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन बाद मेरे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने हज़ारों का खर्चा बताया। अब हम लोगों के पास तो इतने पैसे थे नहीं, इसलिए मेरी माँ ज़मींदार जी के पास गई, जिनके खेतों में हम लोग काम करते थे। उनके सामने अपनी झोली फैलाकर मदद मांगने लगी, लेकिन ज़मींदार ने इतने पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि उनके लिए इतने पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसी वजह से मेरे पिताजी का इलाज नहीं हो पाया और वह हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। अब हम लोगों का सहारा छीन चुका था, लेकिन जैसे तैसे मैंने और मेरी माँ ने खुद को संभाला और फिर से अपना जीवन यापन करने लगे। मेरी माँ और मैं खेतों में काम करके अपना पेट भरने लगे। मेरे मन में ज़मींदार जी के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन मैं कुछ भी न कर पाती थी। एक दिन शहर से कुछ बड़े लोग आए, जिनका जन्मदिन था। उन लोगों ने अच्छे अच्छे पकवान हम गरीबों में बांटे। हम लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि आखिर हमारा जन्मदिन आता कब है, लेकिन उन बड़े लोगों ने दिए गए पकवान खाकर हम लोग उन्हें दुआएं देने लगे। कुछ दिन यूं ही निकले। फिर एक दिन मेरी माँ अचानक से दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी माँ मेरी एकमात्र सहारा थी, अब वो भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसे में मुझे मेरे चाचा चाची अपने पास ले गए। आखिर अपने अपने होते हैं और पराए पराए होते हैं, इसी चीज़ का फ़र्क मुझे अब समझ में आ रहा था। मेरे चाचा चाची अपने बेटी को अच्छा खाना अच्छे कपड़े देते थे, लेकिन मुझसे अपने सारे घर का काम करवाते थे। अच्छे से बोलना तो दूर, मेरी तरफ देखते भी ना थे कि मेरी हालत कैसी है। खैर, मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। एक दिन मैं अपने घर का बर्तन साफ कर रही थी, तभी मेरे चाचा जी शहर से आए और मेरी चाची से कहा कि शहर में एक घर में काम करने वाले की ज़रूरत है, क्यों ना हम रानी को वहाँ काम में लगा दें। हमारे पास पैसे आते रहेंगे और रानी वहाँ काम करती रहेगी। मेरी चाची भी इस बात से खुश हो गई। खुश हो भी क्यों ना, आखिर बिना मेहनत पैसे जो आ रहे थे। दूसरे दिन मेरा चाचा अपने साथ मुझे शहर ले गए। वहाँ हम लोग एक बड़े से घर में गए, जहाँ एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ बैठी थी। चाचा ने उनसे नमस्ते किया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज से ये यहीं आपके यहाँ सारा काम करेगी। मैं इसे सुबह छोड़ जाया करूँगा और शाम को ले जाया करूँगा। उस मैम साहब ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी कि मैं उनके घर का सारा काम कर सकती हूँ कि नहीं। मैंने बिना कुछ बोले हाँ में इशारा कर दिया। इतने बड़े घर में इतना सारा काम मुझे जैसे अकेली को कैसे करने बहुत कठिन होने वाला था, लेकिन मैं हाँ के अलावा कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मन में चाचा चाची की इतना खौफ जो था। अब उस मालकिन ने मुझे अपना सारा काम समझा दिया और मैं रसोई घर में काम करने लग गई। पूरा दिन काम करती और शाम को चाचा मुझे घर ले जाते। घर जाकर वही रूखी सूखी रोटी खाने को मिलती और गर्मी में सो जाती। दूसरे दिन फिर चाचा मुझे मालकिन के घर छोड़ जाते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मालकिन के घर पर बहुत सारे मेहमान आए, तो काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। इसी वजह से मालकिन ने मुझे शाम को घर नहीं भेजा। उन्होंने मेरे चाचा से कहा कि जब तक हमारे मेहमान यहाँ पर हैं, आप रानी को यहीं पर रहने दो, क्योंकि देर रात सब लोग खाना खाते हैं, जिसकी वजह से काम भी बढ़ जाता है। मेरे चाचा ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया और ख़ुद घर पर आ गए। मैं वहाँ पर देर रात तक काम करती रही और वहीं पर मालकिन ने मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया। मुझे चाचा चाची के घर से ज़्यादा अच्छा यहाँ लगता था,
क्योंकि मुझे अच्छा खाना और अच्छे पंखे वाले कमरे में रहने दिया जाता था। लेकिन जब भी मैं मालकिन को उनकी बेटियों के साथ देखती तो मुझे भी मेरी माँ की याद आ जाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मेहमान तो चले गए, लेकिन मालकिन ने मुझे अपने घर नहीं भेजा। उन्होंने चाचा को साफ बोल दिया कि रानी यहीं पर रहेगी। अब मालकिन और उनकी छोटी बेटी के साथ मेरी अच्छी बनने लगी थी। त्योहार पर मालकिन मुझे नए कपड़े भी दिलाती थी। मालकिन की छोटी बेटी बहुत अच्छी थी। वो मुझसे घुल मिल गई, लेकिन उसकी बड़ी बहन बहुत गुस्से वाली थी। वो मुझे एक नौकरानी ही बोलती थी और ठीक से बात भी नहीं करती थी। एक दिन मालकिन और उनकी बेटी 2 दिन के लिए कहीं शादी फंक्शन में कहीं बाहर जाना था, तो मालकिन ने मुझे अपना घर संभालने को बोला और कहा कि तुम यहाँ रहना और घर की अच्छे तरीके से देखभाल करना। इतने दिनों से मैं उनकी देखभाल कर रही थी तो उन्हें मुझ पर विश्वास हो गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि इतने बड़े घर में मुझे भी अकेले रहने की में डर लगता था। फिर मालकिन ने चाचा को वहाँ बुलाया और मेरे पास रहने के लिए बोला। चाचा ने तुरंत हाँ बोल दिया और मालकिन चली गई। अब मैंने अपने और चाचा जी का खाना बनाया और खाकर सोने चले गए। रात को करीब 12 बजे मेरे चाचा जी ने उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर चले गए। दरवाजे की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई थी। पहले मैंने सोचा कि शायद वो पानी पीने रसोई में गए होंगे, लेकिन कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी वो वापस नहीं आए, तो मैंने भी बाहर देखने के लिए चली आई कि आखिर वो कहाँ गए। मेरे इधर उधर देखने के बाद मुझे मालकिन के कमरे की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जैसे ही उनके कमरे में झांक कर देखा तो वहाँ पर मेरा चाचा जी मालकिन की अलमारी से कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं चाचा जी? तो वो एकदम से घबरा गए। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था कि अलमारी कितनी अच्छी है। मुझे समझ आ गया था कि चाचा जी यहाँ चोरी के फिराक से आए हैं। इतना बड़ा घर और इतने अमीर लोगों के घर में खुद को अकेला पाकर कुछ आदमियों के मन में पाप जाग ही जाता है। तो फिर मेरे चाचा जी तो ऐसे छोटी मोटी चोरियां गांव में भी करते रहते थे। लेकिन मुझे डर था कि चाचा यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी न करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मालकिन का विश्वास टूटे। खैर, मैंने चाचा पर हर समय नज़र रखनी शुरू कर दी। एक पल के लिए भी मैंने उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। रात को भी गहरी नींद में ना सोती थी। ऐसे ही 2 दिन निकल गए और मालकिन और उनकी बेटियां वापस आ गए। उनके आने के बाद चाचा जी भी वापस चले गए। मालकिन मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, जिसको पहनकर मैं बहुत खुश थी। एक रात मैं किचन में काम कर रही थी, तभी मैंने मालकिन की छोटी बेटी अंजू को अपने कमरे में केला और तेल ले जाते हुए देखा। वो ऐसे चारों ओर की तरफ चुराकर कमरे में ले जा रही थी। मैंने उन्हें कोई देख न ले, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि आखिर अंजू दीदी केले और तेल का क्या करेंगी। दरअसल मालकिन के पति कुछ समय पहले गुजर गए थे, तभी से वो अपनी बेटी को साथ अकेली रहती थी। ज़मीन जायदाद होने की वजह से उनके अच्छे दिन थे। मैंने अंजू दीदी की बात को इतना गंभीरता से नहीं ली, क्योंकि मुझे लगता कि पढ़ाई करने वाली लड़की हैं, कुछ करती होंगी। आए दिन अंजू दीदी की सहेलियां घर पर आती थी और ये सब मिलकर कुछ न कुछ प्रैक्टिकल करती थी। एक दिन मैंने अंजू दीदी से पूछ लिया कि दीदी, आप सब लड़कियां मिलकर ये क्या करती हैं? तो उन्होंने बताया था कि हम लोग विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकल करती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गई, तो मुझे कैसे पता होगा पढ़ाई के बारे में। बस इसी वजह से मैं अंजू दीदी के उस केले और तेल वाली बात को नज़रअंदाज कर गई थी। मैं सब लोगों को खाना खिलाकर बर्तन साफ़ करती और रसोई घर को साफ़ करती थी। इसी बीच दीदी रोज़ाना फ्रिज में केला निकालती और एक कटोरी में तेल डालती और उसे अपने कमरे में लेकर चली जाती। अब तो ये रोज़ का काम हो गया था। मेरा कमरा दीदी के सामने ही था। देर रात को ही दीदी कमरे से बाहर आती और अपने हाथ धोती। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। कभी कभी मैं जाग रही थी तो ये सब दिख जाता, वरना रोज़ाना मैं दीदी को बाहर आते नहीं देखती थी, क्योंकि जब तक वो आती मेरी आँख लग जाती थी। अब तो मुझे ये सब पढ़ाई का मामला नहीं बल्कि कुछ और लगने लगा था, क्योंकि अगर पढ़ाई के लिए या अपने प्रैक्टिकल के लिए दीदी केला और तेल लेकर जाती तो ऐसे छुपकर क्यों जाती और रोज़ ये सब क्यों करती। मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ यही बात दौड़ती थी
कि आखिर दीदी अपने कमरे में क्या करती हैं। मैंने इस बारे में मालकिन से बात करने की सोची। एक दिन मैं मालकिन के कमरे में गई तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। फिर मैं बिना कुछ बोले वहाँ से आ गई। उनके बाद मैंने सोचा कि कहीं दीदी कुछ और ही कर रही हो और मैं बिना वजह मालकिन को बताकर घर में तमाशा खड़ा कर दूं तो ये अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से मैंने इस बात को छोड़ दिया और ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसे ही एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपनी माँ की यादों में खोई हुई थी। तभी अंजू दीदी अपने कमरे से बाहर निकली तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कमरे से बाहर निकलकर दीदी के पास जाकर पूछा कि आप रो क्यों रही हैं। तभी दीदी ने बात बदलते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ है, तुम सो जाओ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। मुझे इसी बात में फ़िक्र में पूरी रात नींद नहीं आई कि आखिर बात क्या है कि हमेशा हंसने वाली अंजू इतनी रात को अपने कमरे में रोते हुए निकली। बस अब पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात रहती कि वो केला और तेल कमरे में लेकर जाना, फिर आधी रात को बाहर आकर हाथों को धोना और पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ होना और फिर एक रात ऐसे रोते हुए बाहर निकलना। और सबसे बड़ी बात कि उनका ये सब काम ऐसे छुप कर करना। अब तो मुझे दीदी पर शक होने लगा था कि वो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हैं। अगले दिन दीदी अपने कॉलेज चली गई और बड़ी दीदी अपनी कोचिंग। तभी मैंने मालकिन को चाय देने गई। तभी मौका पाकर अंजू दीदी के कमरे में जाकर देखने को सोचा। जब दोपहर में मालकिन सो गई तो मैं अंजू दीदी के कमरे में गई, लेकिन कमरे में तो कुछ भी ऐसा नहीं था। सब सामान अच्छे से पड़ा था। मैं बाहर आ गई और सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है। तभी अंजू दीदी और उनकी बड़ी बहन आ गए। मैंने उन दोनों के लिए खाना लगाया, लेकिन अंजू दीदी ने खाना खाने से मना कर दिया। सुबह भी नाश्ता नहीं करके गई थी। मैंने काफ़ी बार बोला कि प्लीज़ आप खाना खा लीजिए, लेकिन वो एकदम से मुझ पर चिढ़ गई। फिर मैंने कुछ न बोला। थोड़ी देर बाद मैंने दीदी से सब कुछ पूछने का सोचा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने पूछा और वो गुस्सा हो गई तो मुझे अंजू दीदी की फ़िक्र थी, क्योंकि जब मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी वो मुझे कभी भी एहसास नहीं होने देती थी कि मैं एक नौकरानी हूँ और मेरे लिए उन्होंने कुछ भी चीज़ मेरे चाचा चाची से बढ़कर किया। कुछ देर बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज रात उनके कमरे में छिपकर बैठ जाऊं और देखो कि आखिर होता क्या है। फिर मैंने रात को सब लोगों को खाना खिलाकर और खुद बिना खाए ही दीदी के कमरे में एक कोने में छिप गई। मैं उस समय छिपी थी जिस टाइम दीदी रसोई में केला और तेल लेने आई थी। फिर मैंने देखा कि दीदी अपने कमरे में आती है और कमरे के पीछे का दरवाज़ा खोलती हैं। मैं सोचने लगी कि उस दिन जब मैंने दीदी का कमरा देखा था तो मुझे ये दरवाज़ा नहीं दिखाई दिया। शायद दिखाई ना देने की वजह से ये थी उस दरवाजे के आगे पर्दा लगा हुआ था। उसके बाद मैंने देखा कि दीदी उस दरवाजे से एक आदमी को अंदर लेकर आती हैं और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी अचानक से मेरी हाथ की चैन जो मेरी माँ ने एक बार मेले में मुझे लाकर दी थी वो निकलकर नीचे गिर गए। उसकी आवाज़ से दीदी को वहम हुआ कि कोई और भी उनके कमरे में है। उन्होंने उठकर सब जगह देखा तो एक कोने में मुझे खड़ा पाया। दीदी मुझे देखकर घबरा गई और गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी ऐसे छिपी हुई। क्या कर रही थी तुम यहाँ पर। मैं भी उसे इस गुस्से से आगे डर सी गई। फिर मैंने कहा कि मुझे माफ़ करना दीदी, मैं यहाँ कोई गलत इरादे से नहीं छिपी थी। वो मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी क्योंकि आजकल आप ना तो अच्छे से खाती हैं और उस दिन आप अपने कमरे से रोती हुई निकली थी। उसके बाद अंजू दीदी ने मुझे सब कुछ बताया कि वो कुछ गलत नहीं करती हैं, जबकि भला ही करती हैं। उन्होंने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे दादाजी हैं। मेरे पिताजी की मौत के बाद मेरी माँ ने इन्हें घर से निकाल दिया। तब से ये एक मंदिर में रहते थे, लेकिन मुझसे ये देखा नहीं गया। मैंने इस बारे में माँ से बात करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने मुझे खूब डांटा। उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया और रात को दादाजी को अपने कमरे में ले आती थी
और सुबह इस दरवाजे से वापस भेज दिया करती थी। मैंने दीदी से पूछा कि फिर वो केला और तेल? तभी दीदी कहने लगी, मेरे दादाजी का लीवर कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खाना पचा नहीं पाते। इसी वजह से वो एक ही समय खाना खाते हैं। रोज़ सुबह कॉलेज जाते टाइम मैं उन्हें खाना दे आती थी और रात को ये खाना नहीं खाते थे, इसलिए मैंने उनको फल खिलाना शुरू किया और केला इनको पसंद फल होने की वजह से रोज़ रात को मैं इनके लिए केला लाने लगी। माँ और दीदी को पता नहीं चले, इसी वजह से ये सब छिपकर करती हूँ। और मेरा दादाजी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए मैंने तेल लाना शुरू किया ताकि इनके घुटनों का मालिश कर सकूं। ज़्यादा देर मालिश करने की वजह से मैं पसीने से भीग जाती थी, तभी तेल लगी बाहर हाथ धोने आती थी। फिर दीदी ने कहा कि उस दिन मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं मजबूर थी अपनी माँ के आगे। इसी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीदी की इन सभी बातों को सुनकर अब मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। मैं बार बार मालकिन को कोस रही थी कि कोई इतनी निर्दय कैसे हो सकता है। एक बीमार पिता समान ससुर को घर से निकाल दिया, लेकिन मन ही मन दीदी पर गर्व भी हो रहा था कि आज के समय में इतना अच्छा दिल बहुत कम लोगों के होता है, और वो दिल अंजू दीदी के पास था। पता नहीं इस दुनिया को क्या हो गया है, बुजुर्ग लोगों को बिना सोचे समझे घर से निकाल देते हैं। अभी मुझे सब समझ आ गया था कि जिस पर जो तकलीफ़ गुजरता है वो तकलीफ़ सिर्फ वही समझ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप जब भी मेरे नई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।